हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 3 और 4। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेक्शन नंबर 1 और 2 को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड आप पहले वो देख कर आते हो। अब हम सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और व्हाट फैक्ट्स में एविडेंस बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग। किन चीज़ों पर किन फैक्ट्स पर आप एविडेंस दे सकते हो एक सूट ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर। तो आप एविडेंस सिर्फ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट पे दे सकते हो। अब यही बात हमारे सेक्शन नंबर 3 में कही गई है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मान लो एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। ये एक मर्डर केस है। तो अब इसके अंदर फैक्ट एंड इशू क्या होगा? ए किल्ड बी। कभी भी फैक्ट एंड इशू क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता। फैक्ट इन इशू, फैक्ट जो इशू के अंदर है, जो मुद्दा आप कोर्ट के आगे रख रहे हो वही आपका फैक्ट इन इशू होता है। क्लियर? कभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता। तो अब इस सीन के अंदर हमारा फैक्ट इन इशू क्या होगा? ए किल्ड बी या फिर ए हैड अ इंटेंशन टू किल बी। कुछ भी हो सकता है इसमें से फैक्ट एंड इशू, बस ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा। और जो भी मुद्दा आप कोर्ट के आगे प्रूव कर रहे हो उस चीज को आप फैक्ट एंड इशू में रख देते हो। फैक्ट विच इज इन इशू। बहुत क्लियरली समझ में आ गया फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट विच इज इन इशू। रेलिवेंट फैक्ट क्या है? यहां मान लो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब इस सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज हो गई वो आपका रेलिवेंट फैक्ट हो गई। बस कोर्ट यही कह रहा है कि आप इन दोनों चीजों पे ही एविडेंस दे सकते हो, रेलिवेंट फैक्ट पे या फैक्ट एंड इशू पे। सो क्या लिखा गया है? एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। एविडेंस किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में दिया जा सकता है ऑफ द एक्सिस्टेंस, किसी का होना, या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। बस इतनी सी बात कही गई है, राइट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज रेलिवेंट। सारे जो एडमिसिबल एविडेंसेस होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, पर ऑल रेलिवेंट एविडेंसेस इज नॉट नेसेसरीली एडमिसिबल। कमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं एडमिसिबल एविडेंस क्या होता है। एडमिसिबल एविडेंस जो भी एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है किसी केस के अंदर। सारे जरूरी नहीं है केस से रिलेटेड हो एक फैक्ट, लेकिन कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी कर ले, राइट? सो ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज रेलिवेंट। जो कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है एविडेंस वो तो रेलिवेंट होगा ही, पर जरूरी नहीं है जो एविडेंस रेलिवेंट हो वो कोर्ट भी एक्सेप्ट करे। इसके ऊपर कमेंट, उसके बारे में बात करने को कहा जा रहा है। तो समझते हैं रेलिवेंसी क्या है। रेलिवेंसी रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शन, एक लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट एंड इशू। जैसे मैंने अभी आपको पीस ऑफ एविडेंस क्या हो गया, मान लो ये सीसीटीवी फुटेज थी, ठीक है? ये मर्डर सीन दिखा रही है जहां पे ए बी को गोली मार रहा है, ठीक है? ये पीस ऑफ एविडेंस हो गया। और ये है फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड। ए किल्ड बी, यस रिलेटेड है, तो इस चीज की रेलिवेंसी हो गई, राइट? तो दिस इज यही बता रहे हैं रेलिवेंसी, ठीक है? अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रेलिवेंट फैक्ट्स आर दोज व्हिच प्रूव्स और डिसप्रूव्स फैक्ट एंड इशू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर रेलिवेंट फैक्ट क्या हो गया? जो भी चीज प्रूव कर रही हो या डिसप्रूव कर रही हो फैक्ट एंड इशू को। मान लो सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है हाँ ए किल्ड बी, तो इसने प्रूव कर दी फैक्ट एंड इशू को, राइट? हम फैक्ट एंड इशू क्या है? ए किल्ड बी, ये इस चीज को प्रूव कर रहा है। मान लो इस सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा रहा है कि बी को कोई और आदमी जान से मार रहा है, तो हमारे फैक्ट एंड इशू को डिसप्रूव कर दिया। तो कोई भी ऐसी चीज रेलिवेंट फैक्ट, कोई भी चीज जो प्रूव करी हो या डिसप्रूव करी हो फैक्ट एंड इशू को, हम उसे रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्लियर? अब एग्जाम्पल, इन अ केस वेयर अ पर्सन इज चार्ज विद मर्डर। एक केस है जिसके अंदर एक इंसान को चार्ज कर रखा है विद मर्डर। एविडेंस सच एज आई विटनेस टेस्टिमनी, डीएनए सैंपल्स और वेपन यूज इन द क्राइम वुड बी कंसिडर्ड रेलिवेंट। इन सब सारी चीजों को हम रेलिवेंट मानेंगे केस से। These pieces of evidence are logically connected to the fact and issue, which is whether the accused committed the murder. ठीक है, ये piece of evidence जो है वो logically connected है fact and issue से, which is whether the accused committed the crime। जैसे पता चल जाएगा भाई जो भी accused है उसने murder commit करा है या नहीं, right? Admissibility, जैसे मैंने आपको बताया, refers to whether the relevant evidence is allowed to be presented and considered by the court। ठीक है, क्या जो भी आप रेलेवेंट एविडेंस पेश कर रहे हो कोर्ट के आगे, क्या वो कोर्ट उसे मान रहे हैं कि हाँ भाई तुम पेश कर सकते हो बेस्ड ऑन द लीगल रूल्स एंड प्रोविजंस।
Admissibility basically means that only the facts which are relevant are admissible in the court of law. एडमिसिबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है, जो भी फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट हो और कोर्ट ऑफ लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया, बेसिक फंडा ये है, राइट. द रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी लेज डाउन वेदर अ सर्टेन फॉर्म ऑफ एविडेंस अबाउट रेलिवेंट फैक्ट मे बी अलाउड और एक्सक्लूडेड. क्या उसे एक्सेप्ट कर लो या उसे एक्सक्लूड कर दो. The admissibility is the means and the method of proving the relevant facts. Admissibility will be that relevant evidence is accepted by the court of law, or we say that the witness testimony is legally acceptable in the court. Various rules and exceptions govern the admissibility of evidence. Example, if a witness is competent, एक witness competent है, ठीक है, and their testimony is based on a personal perception rather than hearsay. The testimony should be likely deemed admissible. अच्छा, मैं इसे बहुत easy way में समझाती हूँ. एक इंसान है A, एक इंसान है B. वही एग्जाम्पल. अब A ने B को जान से मार दिया, भाई तेरा तो काम खत्म. अब ये चीज़ देख ली C ने. अगर वो कोर्ट में जाके टेस्टिमनी देता है कि हाँ मैंने देखा A को B को मारते हुए, तो वो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, राइट. बट ये जो क्राइम सीन हुआ, ये सी ने देखकर डी को बताया और कहा भाई तू कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दिया, इसे कहते हैं हम हियर से, सुनी सुनाई बात. यहाँ जो ये सी ने डी को बताई ये चीज़, इसे कहेंगे हियर से. और अगर ये चीज़ जाके कोर्ट में बोलता है तो इट वोंट बी एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट. इसे कहते हैं हम हियर से, सुनी सुनाई बात, ठीक है. इन राम बिहारी यादव वॉज अ स्टेट ऑफ बिहार. द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट मोर देन ऑफन जो एक्सप्रेशन है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को ना, हम इसे एक जैसा मान लेते हैं, रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी. हम सोचते हैं यार अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट है केस से तो कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेगी. ऐसा नहीं होता, ओके. बट द लीगल इम्प्लीकेशंस आर डिफरेंट बिकॉज मोर ऑफन दैन नॉट फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट मे नॉट बी एडमिसिबल. भाई कोई फैक्ट हो सकता है रेलिवेंट हो बट एडमिसिबल जरूरी नहीं हो. जैसे कि अब जैसे एक डाइवोर्स केस है, ठीक है. अब जो कम्युनिकेशन हो रही है पति पत्नी के बीच, वो तुम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है. द कम्युनिकेशन बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, इन दोनों के बीच में भी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो भी रेलिवेंट तो होगी केस से, लेकिन तुम उसे कोर्ट के आगे नहीं रख सकते, राइट. सो दिस वाज इट फॉर द. हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं सेक्शन 4 को, जो कि बात करता है रूल ऑफ रेस गेस्ट के बारे में, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. अब सेम ट्रांजैक्शन, पहले हम ट्रांजैक्शन तो समझ ले होता क्या है. तो मान लो ए को बी को मारना है, ठीक है. अब ए एक दुकान में जाके नाइफ खरीदता है, चाकू, ठीक है, नाइफ एक चाकू खरीदता है, उसे अपनी जेब में रखता है. फिर जब बी उसके सामने आता है अपनी जेब से वो चाकू निकालता है और बी को मार देता है, ठीक है. तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है. दिस इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन. चाकू खरीद के लाना, उसे पॉकेट में रखना, फिर पॉकेट से निकालना और बी को मारना. दिस इज अ सेम ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट, ए किलिंग बी. इतना आपको समझ में आ गया ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है. Section 4 states that facts which are not directly in issue but are connected to fact in issue and form the part of same transaction are relevant. पहले मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मतलब बताया, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है, कोई भी फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, कोई फैक्ट इन इशू, ए किल्ड बी, ये हमारा फैक्ट इन इशू है, ये हमारा मेन मुद्दा जो मैं कोर्ट के आगे प्रूव करना है. ए किल्ड बी इज फैक्ट इन इशू. इससे रिलेटेड कोई भी अगर फैक्ट है और वो पार्ट है हमारे सेम ट्रांजैक्शन का, इस ए किलिंग बी के पार्ट इस ट्रांजैक्शन का, तो वो फैक्ट क्या हो जाता है हमारा रेलिवेंट. दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, ठीक है. मैटर नहीं करता वो सेम टाइम सेम प्लेस पे हुआ हो या फिर डिफरेंट टाइम और प्लेसेस पर हुआ हो. और ये जो रूल ऑफ रेस गेस्टे है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे. हियरसे क्या होता है, सुनी सुनाई बात. इसका एग्जाम्पल मान लो ए किल्ड बी वाला सीन है, सेम सीन है, ये देख लेता है सी,
अगर ये कोर्ट में जाके टेस्टिमनी देता है कि हाँ ए ने बी को मारा है तो ठीक है, लेकिन अगर सी ये बात अपने दोस्त डी को बताता है और कहता है भाई तू जाके कोर्ट में दे आ, तो दिस वुड बी अ हियरसे एविडेंस, वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट रूल ऑफ रेस गेस्टे में ये एक्सेप्शन है हियरसे का। तो इसका एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बेयर एक्ट में ही। क्या होता है, ए किल्ड बी, ठीक है। अब ए जब बी को मार के उस जगह से भाग जाता है, नाउ पीपल सराउंडेड, बी के आसपास लोग खड़े हो जाते हैं और बात कर रहे हैं। जैसे मान लो सी डी 2 लोग हैं, अब ये सी डी ई एफ 4 लोग हैं। अब सी डी बात कर रहे हैं भाई ए आया था भाग के, इसको बी को मार के भाग के चला गया। अब ये सारी जो इनकी बातें हैं ये पार्ट है सेम ट्रांजैक्शन का और इनकी बातें भी रेलिवेंट होगी। दिस वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट। So this section enacts res geste rules from English law, which includes facts that are closely linked to the main event. Main event से जो भी fact related हैं, closely linked हैं, ठीक है, वो connected होंगे, but ये subsidiary होते हैं in nature. One of the key aspects of res geste is the spontaneity of statements. मतलब जैसे कि ए बी को मार के भाग गया, उसके जस्ट बाद ही जो लोग इसके आसपास बात कर रहे हैं वो ही रेलिवेंट होगी। ये नहीं मान लो अगले दिन लोग आ रहे हैं बी को मरा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, वो सब मैटर नहीं करेगा। उसके बाद ही, जस्ट उसके बाद जो लोग उसके एकदम से बाद, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद ऑफ स्टेटमेंट्स और एक्ट्स एक्शंस। फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन विटनेस अ मर्डर एंड इमीडिएटली शाउट्स ही शॉट हिम, ठीक है, ए ने बी के ऊपर एक चक्कू खींच के मारा और वो कोई और देख लेता है और उसे बोलता है ही शॉट हिम, ठीक है, गोली मारता है ही शॉट हिम, तो वो ही शॉट हिम रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब such statements are admissible as they provide reliable evidence due to their immediacy and lack of time to fabricate. टाइम ही नहीं था ना भाई फेक करने का, उस चीज को टाइम ही नहीं था। While hearsay evidence is generally not admissible in court and provide an exception to res geste, जैसे मैंने आपको बताया hearsay evidence एक exception होता है res geste को। Example, injured person's cry. If a person who has been injured cries out loud for help immediately after the incident, this cry is a part of same transaction and is admissible, ठीक है। फिर साउंड ऑफ अ गन शॉट, द साउंड ऑफ अ गन शॉट हर्ड बाय समवन इन प्रॉक्सिमिटी टू शूटिंग अ इंसिडेंट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब हम इसका एक केस लॉ देख लेते हैं। बिश्ना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन दिस केस विटनेस अराइव्ड एट द सीन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। अब एक विटनेस, यहाँ पे क्राइम सीन हुआ है और ये विटनेस पहुंच जाता है, वेयर ही फाउंड 1 पर्सन डेड, एक आदमी भाई मरा हुआ है और एक आदमी को वुंडेड है, ठीक है, ही इज वुंडेड मतलब चोट लगी हुई है। दे ऑल्सो हर्ड फ्रॉम एन आई विटनेस अबाउट द इवेंट्स दैट वो जो अभी हुई है, जस्ट अकर्ड। ये आदमी तो विटनेस है और एक आदमी यहीं खड़ा हुआ था, उसने ये सारा क्राइम सीन होता हुआ देखा है। एक मर चुका है और एक वुंडेड है, यहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने ये सीन होते हुए देखा है। क्लियर? The court held that the testimonies of these witnesses were admissible under Section 4 of BSA as they were directly connected to the incident and formed a part of same transaction. अब इस आदमी ने खड़े होते हुए ये चीज़ देखी और ये जो बाद में आदमी आता है, ठीक है, इसने विटनेस नहीं करी, आई विटनेस नहीं है ये, पर अगर ये आई विटनेस भी से एक ये बात बताता है और ये कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो एज मैंने आपको पहले भी बता दिया है हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है ये, तो इनकी टेस्टिमनीज जो है वो रेलिवेंट मानी जाएंगी। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।